जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री की एक नई सीरीज, और हिस्ट्री में अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया। इससे पहले की क्लासेस में हमने एनिशिएंट इंडिया को पूरा का पूरा कवर किया था, पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब हम मेडावल इंडिया को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मॉडर्न इंडिया को। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के बारे में आज से जो है स्टार्ट हो रहा है, ये इसका पहला लेक्चर है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, मेहनत करिए, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे RO हो या BO हो, उनके लिए अपने इस टॉपिक को पक्का करिए। ठीक है, तो जो पहला इसमें चैप्टर है मॉडर्न इंडिया में जिसकी हम बात करेंगे, वो है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, आज जरा हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये यूरोपियन लोग इंडिया में आए ही क्यों और किस क्रम में आए, इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले शब्द है यहाँ पे यूरोपियन कंपनी। तो ये जो कंपनियां हैं ये कहाँ से आई हैं? ऑब्वियस बात है, यूरोप से आई हैं। ये यूरोप की कंपनियां थीं जो विभिन्न समय अंतरालों पर भारत में आईं। और यहाँ पर क्यों आईं, तो उसका सीधा सा लॉजिक है, वो है व्यापार। ठीक है, ये सारी की सारी कंपनियां भारत में क्या करने आ रही हैं? व्यापार करने आ रही हैं। सवाल उठता है क्यों आ रही हैं व्यापार करने? तो साथियों, इसका आंसर ये है कि इंडिया ने हमेशा से ही बेहतरीन ट्रेड किया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। एनिशिएंट इंडिया में भी हमने देखा जो चोल साम्राज्य है, चेर साम्राज्य है, पांड्य साम्राज्य है, ये जो क्षेत्र हैं ये अपने विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और अगर हम देखें तो भारत की कुछ चीज़ें तो वर्ल्ड फेमस थी। जैसे पहली जो वर्ल्ड फेमस चीज़ थी हमारी, वो थी सिल्क। सिल्क मतलब रेशम। इतना शानदार रेशम था हमारा कि दुनिया भर में ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था। ठीक है, अगर किसी के पास इंडियन सिल्क का कोई रूमाल है या किसी घर में इंडियन सिल्क के पर्दे लगे हुए हैं तो माना जाता था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। जैसे आज के समय में अगर किसी के पास ऑडी कार है, ठीक है, अगर किसी के पास आज के समय में ऑडी कार है या जैसे लंबरगिनी है, या मान लीजिए जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं वो है, तो उनको देखकर क्या पता लगा लोगे कि इस आदमी की औकात क्या है, ये आदमी का लेवल क्या है। अगर कोई आदमी ऑडी में घूम रहा है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लोगे यार कि कम से कम 1-2 करोड़ का आदमी है, तभी जो है इतनी महंगी गाड़ी में घूम पा रहा है। तो कहने का अर्थ है, जिस तरीके से आज के समय में ये सारी चीज़ें स्टेटस सिंबल है, जैसे एप्पल का मोबाइल स्टेटस सिंबल है, वैसे ही उस समय में इंडियन सिल्क जो था ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था। और दुनिया भर के लोग जो है इसको इस्तेमाल करते थे और बहुत ज़्यादा महंगा था। दूसरी चीज़ हम देखें तो वो है मसाले। मसाले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यूरोपियन लोग इनसे भी बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। मसाले का क्या करते थे यूरोपियन लोग? तो देखो, मसाले जितने भी होते हैं इन सब की तासीर गर्म होती है। सारे मसालों की तासीर गर्म होती है। आपने नाम सुना हो गरम मसाला, उसका तो नाम ही गरम मसाला है। कोई भी मसाला जो है ठंडा नहीं होता, सबके सब गर्म होते हैं। अब यूरोपियन जो लोग हैं ये ठंडे प्रदेशों में ही रहते हैं, तो ये लोग मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए, पहली बात। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, जब लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पर निकलते थे यूरोपियन लोग, तो अपने मांस को जो है मसाले से लपेट लिया करते थे, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होता था। तो इंडियन मसाले इस काम भी आते थे, और ये तो हम आज भी यूज़ करते हैं ना। अब जैसे आम आप नॉर्मली आप छोड़ दो तो खराब हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उस पर मसाला लगाते हैं, तेल में डुबा कर रख देते हैं, अब वो बन जाता है अचार। अब आप उसे 1 साल बाद इस्तेमाल करो, 2 साल बाद इस्तेमाल करो, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थीं जिनकी वजह से यूरोपियन लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्या ये चीज़ें यूरोप में पहुंच नहीं रही थी? पहले बिल्कुल पहुंच रही थी, लेकिन यूरोपियन लोग डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहे थे। इन चीज़ों को पहले जो पहुंचा रहे थे वो थे अरबी। ये देख लो, एशिया का अधिकांश व्यापार अरबी लोगों के हाथों में था। यानी अरबी लोग पहले सामान खरीदते थे इंडिया से, फिर जहाज में डाल करके लेके जाते थे यूरोप।
यूरोप में उसको महंगे दामों पर बेचते थे और बीच में पैसा कमाते थे। तो यूरोपियन लोगों ने यह सोचा कि क्यों ना ये जो मीडिएटर जो बीच में लगा हुआ है अरबी, इसको हम हटा दें और सीधे सीधे जाकर के इंडिया के साथ ट्रेड करें, पूर्व के साथ व्यापार करें। इसीलिए ये तय हुआ कि अब यूरोपियन लोग इंडिया में सीधे सीधे आएंगे। अब कैसे आएंगे उसी को जरा आज हम पढ़ेंगे। देखो जरा, भारत में यूरोपीय वासियों के आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली थे, ध्यान रखना, बहुत बाद में देखेंगे फिलहाल। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर आए फ्रांसीसी। सही है, हाँ। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे, जैसा कि मैंने बताया। और इंडिया में ये लोग कैसे आते थे, तो इंडिया में बेसिकली दो रास्ते थे आने के। पहला रास्ता था फारस की खाड़ी से होते हुए और दूसरा था वहाँ से इराक तथा तुर्की होते हुए ज़मीन के रास्ते। यानी पहले आप इंडिया से आइए तुर्की बाई रोड, उसके बाद जो है वेनिस और जिनेवा होते हुए आप जाइए यूरोप। यानी पहला जो रास्ता था वो फारस की खाड़ी वाला था और दूसरा था बाई रोड। ये दो रास्ते थे इंडिया में आने के लिए, ठीक है। एक रास्ता और भी हुआ करता था, लाल सागर वाला रास्ता। लेकिन लाल सागर का जो है प्रॉब्लम ये था कि लाल सागर के किनारे पर आप कभी मैप देखना, एक देश पड़ता है सोमालिया, है ना, आपने नाम सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है सोमालिया। सोमालिया जो है समुद्री डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए इनफेमस था। ये आज भी सक्रिय है, उस समय भी सक्रिय थे। तो अगर देखा जाए तो भारत में आने के रास्ते जो है दो ही प्रचलन में थे, या तो फारस की खाड़ी से आइए या फिर आइए बाई रोड। अब बाई रोड आना थोड़ा रिस्की है और लाल सागर वाला रास्ता हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों के सामने भारत आने का एक रास्ता बचा है, वो है फारस की खाड़ी, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो है इसी रास्ते से जो है आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई ये साथियों कि फारस की खाड़ी के रास्ते पे 1453 में तुर्कियों ने अधिकार कर लिया। एक जगह है कस्तुनतुनिया, फारस की खाड़ी में ऊपर की तरफ, इस पर तुर्कियों ने अधिकार कर लिया। और जब तुर्कियों ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने ये कहा भैया कि अब यहाँ से जो भी ट्रेड होगा, इंडिया से जो भी ट्रेड होगा, वो उन्हीं चीज़ों का होगा जिनकी अनुमति हम यानी तुर्की साम्राज्य देगा। यानी अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले तुर्कियों से अनुमति लो, उसके बाद ऐसे सामान जो महंगे महंगे हैं उनका व्यापार करने की अनुमति तुर्की देंगे नहीं, क्योंकि वो खुद करेंगे। और अगर आप करते भी हो तो आपको दंडित किया जाएगा, आपका जहाज डुबा दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम हुई, बात समझ रहे हैं। तो भारत के लिए यात्रा कैसे करी जाए, दो रास्ते थे, एक फारस की खाड़ी वाला, एक ज़मीन से आना बहुत मुश्किल है। फारस की खाड़ी वाला रास्ता जो है कब्जा कर लिया तुर्की ने। अब भारत कैसे आया जाए, तो भारत कैसे आया जाए, इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास शुरू किया है साथियों, ये किया है पुर्तगालियों ने, ध्यान रखना। सबसे पहला प्रयास किया बार्थोलोमेओ डियाज ने 1487 में, और ये स्पेन से चला और स्पेन से चलता हुआ कहाँ पहुँच गया, उत्तम आशा द्वीप पहुँच गया। उत्तम आशा द्वीप का मतलब है केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से में पहुँच गया। उसके आगे जाने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये वहीं से वापस लौट गया। जो लक्ष्य रखा गया था भारत के लिए नए रास्ते की खोज का, वो पूरा नहीं हुआ। अगला प्रयास किया 1494 ईस्वी में कोलंबस ने। अब कोलंबस को यात्रा करनी थी भारत के लिए, लेकिन कोलंबस हवाओं के साथ बहते बहते कहाँ चले गए, स्पेन से पश्चिम में। और स्पेन से जब आप पश्चिम में चलोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे अमेरिका। तो जाने अनजाने में साथियों कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। बात समझ रहे हैं, गलती से इसने खोज कर दी किसकी, अमेरिका की। एक्चुअल में अमेरिका को खोजना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि हवाओं का रुख ऐसा था तो उसको पहुंचा दिया हवाओं ने अमेरिका, तो गलती से अमेरिका की खोज हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का खोजकर्ता कौन है, कोलंबस। लेकिन वो अमेरिका की खोज करने नहीं आया था, वो इंडिया की खोज करने आया था। लेकिन चलो ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ। फाइनल जो प्रयास किया है, ये किया है 1498 में वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने रूट फॉलो किया बार्थोलोमेओ डियाज वाला, ठीक है। बार्थोलोमेओ डियाज वाला जो है इन्होंने रूट लिया और ये पहुंच गए कहां पर, ये पहुंच गए उत्तम आशा द्वीप, केप ऑफ गुड होप, यानी साउथ अफ्रीका में पहुंच गए। इनका लक अच्छा था क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनको एक इंडियन नाविक मिल गया, ठीक है, जिसका नाम था अब्दुल मनीद नामक एक व्यापारी इनको मिल गया।
उस व्यापारी ने पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया हम स्पेन से आए हैं और भारत के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपको क्या रास्ता पता है? तो अब्दुल मजीद ने कहा मैं भारत से आया हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। ये गुजराती एक नाविक था साथियों। और फिर इसी अब्दुल मजीद की सहायता से साथियों वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए नए रास्ते की खोज की। ध्यान रखना, हो सकता है कहीं आप पढ़ो वहाँ पे लिखा हो कि भारत की खोज किसने की, तो आप आंसर करें वास्को डी गामा। ये सेंटेंस गलत है, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि भारत कहीं खोया थोड़ी था जो कोई खोज देगा। ये भारत तो पहले से मौजूद था, भारत के साथ व्यापार चल रहा था, बस भारत के लिए एक नया रास्ता खोजा है कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की है, बल्कि भारत के लिए नए रास्ते की खोज की है वास्को डी गामा ने। बात समझ पा रहे हैं? तो भारत तो पहले से था, भारत कहीं खोया थोड़ी था जो वास्को डी गामा खोज देगा। और इस तरीके से भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? तो सबसे पहले आ रहे हैं पुर्तगाली कैसे आए हैं, इन्होंने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में साथियों। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।